अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने बना दिया था, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद लेक्चर नंबर 3 बना रहा हूँ, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपने इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी विद प्रैक्टिकल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के जो कंटेंट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट सी प्रोग्राम, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ टिप्स होंगी आपके पास। तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो भाई आप लोगों ने अपना डेव C++ इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो माइट बी पॉसिबल मैं आपको वीडियो बना के उसमें बता दूं सारा, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला करना है जो मेरे पास है ना, ये वाला। इसका फ़ायदा ये है कि अपडेटेड वर्जन है ये, ठीक है। इसमें मतलब आप कोई भी किसी भी तरह की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, इसका फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि आगे जाके आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने वाले हो तो फिर आपको यही फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो आप लोगों ने हमेशा बातें याद रखनी कि जब भी आप लोगों ने कोई भी प्रोग्राम लिखना है ना, आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा ही लिखनी जो मैं अब लिखने लगा हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग int main रिटर्न 0, ठीक है। अच्छा, और मैंने यहाँ पे लिखा std::cout। ओके जी, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे देखो ये क्या है, मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। मैंने रन किया, इसने मुझे क्या दिखा दिया, जो मैंने मतलब लिखा था ना वो मुझे स्क्रीन पे दिखा दिया। ओके, अब देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं ये आपको फ़िलहाल अभी के लिए समझ नहीं आएंगी, अब जैसे जैसे बताता जाऊँगा आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, ये पहली वाली को। या फिर इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी या हेडर फाइल। इस साइन को क्या बोलते हैं? हैश साइन, या इसको बोलते हैं शार्प साइन, ठीक है। हैश साइन लिख के और साथ ही आपने ये इंक्लूड लिखना होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने अपना फाइल का नाम लिखना होता है जो फाइल आप इंक्लूड करवाना चाह रहे हो। इस केस में आपके पास IOStream है, जिसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है? इंट मेन फंक्शन होता है। अच्छा, आपकी बुक पे पता क्या होगा? आपकी बुक पे ना .h लिखा होगा, ये देखो .h लिखा हो। तो ये ना पुराना स्टैंडर्ड है, पुरानी बुक है, तो उसमें .h लिखा हुआ। आजकल के कंपाइलर्स .h नहीं लिखते, ठीक है, चलते ही नहीं है, तो वो पुराने कंपाइलर पे चलेगी। ओके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखा? इंट मेन, और मेन के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब ये मेन चीज़ क्या है? मेन क्या है? मेन, जैसे आप घर जाते हो ना, या फिर आप कोई स्कूल जाते हो, आपके स्कूल के फॉर एग्जांपल 2 गेट हैं, तो आपसे कहते हैं कि आपने मेन गेट से आना है, ठीक है। तो वो मेन गेट जहाँ से आप आते हो ना, वो आपकी एंट्रेंस है। इसी तरह C++ के अंदर क्या है कि आपके हर प्रोग्राम जो आपका रन होना है ना, उसकी मेन एंट्रेंस ये है, ठीक है। मेन एंट्रेंस कौन सी है? ये है। ओके, उसके बाद मैं लिखा है std::cout डबल कोट्स, और मैंने अपना नाम लिख दिया अंदर, ठीक है। आप लोगों ने कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो आप लोगों ने std::cout डबल कोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। आप जब डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखोगे वो आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो यहाँ पे देखो आपके सामने क्या आ गया, ये तैमूर प्रिंट हो गया। आपने इसको रन कैसे करना है? यहाँ से ऐसे F12 को मतलब F11 प्रेस करना है शॉर्टकट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपाइल एंड रन कर सकते हो इसको, ठीक है। इसी तरह मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने std::cout, मैंने कोई नंबर प्रिंट करवाना तो मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ और प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल cout, मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्रिंट करवाना, मैंने कहना VU। अगर आप लोगों ने कुछ प्रिंट करवाना है इंग्लिश फॉर्मेट में तो आप लोगों ने डबल कोट्स में लिखना है। कुछ नंबर प्रिंट करवाना है तो आप नंबर सिंपल लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपके सामने क्या आ जाएगा? तैमूर 12 VU। लेकिन ये क्या, ये सेम लाइन में क्यों आए? नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आए? नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आए? तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या तो आप डबल कोट्स के अंदर \n लिख दो। \n का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। ये आगे जाके एस्केप सीक्वेंस का आपको मतलब
आएगा वो आपको गाइड करूँगा मैं, ठीक है। बैकस्लैश n लगाने से आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डबल कोट्स के अंदर, हमेशा चीज़ बात याद रखना, इसको लिखना है डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश n, ठीक है। तो बैकस्लैश n लगाने से वो अगली लाइन पे चला जाएगा, जो नीचे वाली लाइन होगी ना वो अगली लाइन पे चलेगी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे चलेगी। दूसरी जो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो बैकस्लैश n की बजाय, वो क्या है, std : एंडल, ठीक है। एंडल मतलब एंड लाइन, ओके। बजाय बैकस्लैश n के आप लोग std : एंडल को यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो पहले तैमूर प्रिंट हुआ, फिर आपका वो नाम वो प्रिंट हुआ, फिर वीडियो प्रिंट हुआ। अब वीडियो के बाद कुछ है ही नहीं प्रिंट करने को, तो हमने वहाँ पे बैकस्लैश n भी नहीं लगाया और std एंडल भी नहीं लगाया। इसी तरह मैंने कुछ और प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल std : cout C++, ठीक है। अब मुझे बैकस्लैश n या तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंडल, ठीक है। std : एंडल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब मसला ये आ रहा है यार, हमें बार बार ये std : साथ लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है, इधर भी लिखना पड़ रहा है, इधर हमेशा बार बार std : लिखना पड़ रहा है। अगर हम std : के बगैर cout लिखते हैं तो उसने एरर दे देना होता है, ये नहीं समझता इसको। अगर मैं चाहता हूँ मैंने यूज़ करना है इनको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजिंग std : cout, ठीक है। तो मैं अगर cout के साथ std को हटा दूँ तो इसने चल जाना है, ठीक है, चल जाएगा, गुड हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर std हटाऊँ एंडल से तो इसने यहाँ एरर दे देना। अब तो भाई ये क्या मसला है, अब मुझे यहाँ पे दोबारा एक और यूजिंग, ठीक है, std : एंडल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो एंडल से मैं std हटा भी दूँ तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यार ये क्या बात हुई, मुझे बार बार std : को इंक्लूड करना पड़ा और cout को अलग से इंक्लूड करना पड़ा, ठीक है। तो इन सब की बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ, वो क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये काम आपको आसानी कर देगा। आप जितने मर्जी cout लिखो, जितने मर्जी एंडल लिखो, आपकी मर्जी है, इसने आप इसको चला देना है, ओके जी। तो यहाँ पे आपका आसान हो गया, जो मतलब आपको डाउट था ना वो मैंने आपको बता दिया, वो क्या था, यूजिंग नेम स्पेस std। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास C++ के अंदर, वो होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स बोलते हैं कि आपने कमेंट्स जो है ना, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। एक होते हैं हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, ये देखो ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। एक होते हैं हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स, वो कैसे लिखते हैं, हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर स्टार, फिर दोबारा स्टार, फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जितने मर्जी कमेंट लिखो और कमेंट हमेशा ब्लू कलर में होगी, ठीक है। सिंगल लाइन में आप अगर अगली लाइन में लिखते हो वो कमेंट्स नहीं होते, ठीक है। इसको बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आप तब लिखते हो जब आपने प्रोग्राम का एक्सप्लेन करना हो कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, ठीक है, तब हम कमेंट्स लिखते होते हैं। एक से ज़्यादा लाइन में अगर लिखने हो तो ऐसे हम लिखते होते हैं, अगर सिंगल लाइन में लिखने हो तो हम इसको ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कमेंट्स। कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। यहाँ पे देखो कंपाइलर ने एरर नहीं देना, ठीक है, ओके। हमने कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये दिस प्रोग्राम प्रिंट्स द नेम नंबर etc, ठीक है। तो देखो ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, इसने इसको इग्नोर करना है। ये बस यूज़र को समझाने के लिए, कोई बंदा आएगा ना उसको समझाने के लिए हम ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, कमेंट्स लिखते होते हैं, ठीक है। चाहे वो सिंगल लाइन हो, सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन हो। अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ, कमेंट्स के बगैर लिखूँ यहाँ पे, तो अब इसने एरर देना है, इसने कहना ये क्या किया हुआ तुमने, ठीक है। इसको अब समझ नहीं आएगी इसकी, ये आपने क्या चीज़ इतनी लंबी, मतलब यहाँ पे इसने एरर दे देना है आपको, आपकी सोच से भी मतलब बात परे है, ओके। तो ये अब आई थिंक ज़्यादा ही काम हो गया भाई। खैर ये देखो इसने एरर दे दिया, न्यू फाइल ओपन होगी, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो एरर इसने दे देना है, ओके। हमेशा आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, डबल कोट्स कह रहा हूँ, या फिर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स में करनी है या सिंगल लाइन कमेंट्स में करनी है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अभी। तो वो क्या देने वाला हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव, या बोलते हैं इसको हम हेडर फाइल, ठीक है।
हेडर फाइल बोलते हैं, हेडर फाइल। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये देखो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हैश, फिर लिखते हैं इंक्लूड, उसके बाद लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर हम लिखते हैं फाइल का नाम, जो भी आपने फाइल इंक्लूड करनी है। आपके आगे जाके बहुत सारी फाइल्स आएंगी जो आप इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी आपने फाइल को इंक्लूड करना है ना, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने आपको समझा दिया कि मेन फंक्शन क्या होता है। आपकी मेन जैसे गेट होता है ना स्कूल का, वैसे ही आपका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो सी आउट के अंदर लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, वो आपको एज इट इज़ ही प्रिंट करके दे देगा, ठीक है भाई, ओके जी। तो आई होप ये फर्स्ट सी प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ओके, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या कहता है, वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कोई नंबर है ना, नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, ये डिफरेंट नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.5 हो गया या फिर 9.6 हो गया या कोई भी, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ओके। उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ए हो गया या फिर ए हो गया या फिर स्मॉल बी हो गया या कैपिटल बी हो गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया, डॉलर आ गया, परसेंटेज साइन आ गया, कोई भी, इनको हम हमेशा लिखते होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। और इनको हम किस में लिखते हैं, हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। सिंगल कोट्स कैसे, इसके अंदर यहाँ पे अगर एक लिखना है इसके अंदर ए या फिर बी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कोई इंटीजर मतलब अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम हो गया, जैसे मेरा तैमूर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया जीशान आ गया, या फिर यहाँ पे क्या आ गया, मून आ गया, ठीक है। ये किसी का भी कोई नाम हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, या फिर इनको हम बोलते हैं वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, वर्ड्स बोलते हैं ना। इनको हम हमेशा लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर, ऐसे कुछ भी लिखना, यहाँ पे लिखना है ऐसे तैमूर या कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बुलियन वैल्यू होती है, जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स को स्टोर करते होते हैं। ट्रू फॉल्स क्या आपको पता है, ट्रू होगा तो सही होगा, फॉल्स होगा तो गलत होगा। अब बेसिकली आपका कंप्यूटर में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू स्टोर होती है। 1 ट्रू के लिए होता है और 0 फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं, ओके। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कुछ प्रिंट करवाना ना, सी आउट, मैंने अब डबल कोट्स में कुछ प्रिंट करवाना तो मैं ऐसे लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तैमूर लिख दिया, नाम प्रिंट करवाना, ठीक है, तो ये नाम प्रिंट कर देगा, ओके ओके। अब मुझे कुछ सिंगल कोट्स में मुझे एक करेक्टर प्रिंट करवाना है, एक करेक्टर मैंने ए प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा किसमें, सिंगल कोट में, ठीक है। इसमें कुछ भी आप लिख लो, वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, ओके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है ना इसके अंदर सिंगल कोट में ए बी सी डी ई, अगर इस केस में इसको रन करूँ ना, ठीक है, चल जाएगा वार्निंग के साथ, लेकिन इसने हमेशा लास्ट वाला नंबर प्रिंट करना है, ये कुछ और ही प्रिंट कर देगा, वो आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। अभी के लिए आपने सिंगल कोट के अंदर एक कैरेक्टर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कुछ भी लिख लो, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, वो एज इट इज ही आपको प्रिंट करके दे देगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सी आउट, हम कोई नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो, नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। एंडल लगा रहा हूँ ताकि वो अगली लाइन पे आए, ओके। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सी आउट, अगर मैंने कोई रियल नंबर प्रिंट करवाना तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे 1.23 या जो भी लिखूँ, तो वह यहाँ पे मैं करवा सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल 1 लिखूँ तो ये 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब बेसिकली इनको स्टोर करने के लिए कोई
मतलब अब हम इसको डायरेक्टली तो लिख रहे हैं ना, इनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। अब हमने जो वेरिएबल्स, जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, इनको कहीं ना कहीं हमने स्टोर करना है। ठीक है, क्या करना है? स्टोर करना है। ओके, क्या करना है? स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। ओके, अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। अब हमने जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं उसके कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ लें। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। हम इंट यूज़ करते हैं अगर हमने होल नंबर स्टोर करने हो ना, कोई भी नंबर, हम उसके लिए यूज़ करते हैं इंट को या फिर शॉर्ट को। ठीक है, किसको? इंट को या शॉर्ट को। अगर हमने लंबे नंबर स्टोर करने हैं, एक मतलब कुछ लिमिट ही नहीं है, कुछ लिमिट्स के बाद लॉन्ग तक, वो मतलब उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं लॉन्ग की। ठीक है, अब अगर हमने रियल नंबर स्टोर करने हैं तो हम उसके लिए डाटा टाइप यूज़ करते हैं फ्लोट की। ठीक है, अब हमने डबल, जो फ्लोट से डबल साइज होगा वो यूज़ करना है हमने, मतलब पॉइंट के बाद, ये देखो पॉइंट के बाद कुछ ज़्यादा नंबर हैं, वो हमने अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं डबल की। अब अगर हमने कैरेक्टर स्टोर करने हैं ना, जो जैसे मैंने आपको बताया सिंगल कोट में अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैर। अब अगर हमने अपना नाम स्टोर करना है तो उसके लिए हम डाटा टाइप कौन सी यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं, और हम इसको किस में स्टोर करते हैं? डबल कोट्स के अंदर। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कोई नंबर स्टोर करना है तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे छोटी सी रेफरेंस लिख देता हूँ। वेरिएबल्स आर द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल्स आर द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक मेमोरी लोकेशन। जब आप वेरिएबल बनाते हो, एक मेमोरी के अंदर जाके, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके वो वेरिएबल स्टोर होता है, और उस लोकेशन का नाम हम वेरिएबल रखते होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप। ठीक है, फिर आप क्या लिखते हो? वेरिएबल नेम। ठीक है, फिर इक्वल टू आप कोई वैल्यू दे देते हो, उसको कुछ भी देना हो। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है? अब फॉर एग्जांपल मैंने नंबर स्टोर करना है तो मैं डेटा टाइप लिखूंगा इंट एक्स। वेरिएबल का ये नाम है, पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नाम, इक्वल टू कोई नंबर स्टोर कर लो, 2.3 सॉरी इंटीजर नंबर्स 2 स्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह मैंने अगर कोई और इंटीजर नंबर स्टोर, मैं शॉर्ट भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने आपको नीचे बताया शॉर्ट वाई, कोई भी नंबर स्टोर कर लो। ओके, इसी तरह मैंने रियल नंबर स्टोर करना है तो मैं लिख यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट z इज इक्वल टू कोई भी 3.6 या कुछ भी। इसी तरह मैंने कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कैर c इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम कोई भी कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे। इसी तरह मैंने कोई नाम स्टोर करना है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नाम स्टोर करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो ये क्या था? वो सारी की सारी डाटा टाइप्स। अब मैंने ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी, तो मैं यहाँ पे लिखूँ बूल। बूल, उसके लिए बूल यूज होता है, बूल। ठीक है, b इक्वल टू, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो वैल्यू ट्रू है, अगर मैं 0 लिखता हूँ तो वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अब एग्जांपल, अब मैंने इनको प्रिंट कैसे करना है? जैसे मैं डायरेक्टली नंबर प्रिंट कर रहा था ना, अब मैंने फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सी आउट एक्स। तो ये किसको प्रिंट कर देगा? ये फर्स्ट वाला 2 जो है ना, इसको प्रिंट कर देगा। ओके, अब इसी तरह मैंने सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगली लाइन पे सी आउट, दूसरी वाली वेरिएबल का नाम क्या है? y, तो यहाँ पे y लिख दूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आया? 212 आ गया, लेकिन वो 12 अगली लाइन पे आना चाहिए था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैंने यहाँ पे एंटर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एंटर लगा दिया। ओके, इसी तरह मैंने सी आउट किया, z को भी कर लिया, मैंने सी आउट c को भी कर लिया। वेरिएबल का नाम लेना है, वो जो वेरिएबल का नाम है ना वो लेना है। इसी तरह मैंने सी आउट किसको कर लिया? सी आउट s को भी कर लिया। इसी तरह मैंने सी आउट किसको भी कर लिया? b को भी कर लिया। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी प्रिंट कर देगा। ठीक है, आपके सामने प्रिंट होके आ गया, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं था भाई। अच्छा, ये तो थे ना वेरिएबल्स, बच्चों वाले से ही कहूँगा, बच्चों वाले वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या रूल्स हैं? कहता था नेम ऑफ द वेरिएबल कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर इसको बोलते हैं, ये आपके F10 के बिल्कुल नीचे एक बटन होगा स्लैश साइन,
शिफ्ट और वो वाला बटन आपने एक दफ़ा प्रेस करना है, ठीक है, तो वो आपके सामने ये वाला साइन आ जाएगा। कहता है नेम ऑफ द वेरिएबल कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में हमेशा लेटर्स आने चाहिए, डिजिट्स आने चाहिए या अंडरस्कोर आने चाहिए। अब कहता है द नेम ऑफ द वेरिएबल इज केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल कहता है एक्स एंड एक्स बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। चलो समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक्स है ना, अब इसी तरह का मैं एक्स प्रिंट का कैपिटल एक्स ले लेता हूँ 12, ठीक है। अब वो कहता है केस सेंसिटिव, मतलब इनका ये सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। अगर वो कैपिटल एक्स है और ये स्मॉल एक्स है तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दोनों का नाम डिफरेंट है। ओके, ठीक है। अगर ये कैपिटल एक्स है तो ये डिफरेंट है, स्मॉल एक्स है तो ये डिफरेंट है। ओके, तो इसको एक सिंगल मत समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में मैं अगर सी और लिखूँ एक्स को तो ये वाले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, अगर मैं इसी तरह लिखूँ यहाँ पे सी आउट कैपिटल एक्स को तो ये वाले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, कैपिटल एक्स वाली। तो रन करते हैं इसको। इसने क्या करना है, ऊपर में 2 आएगा, नीचे वाले में 12 आएगा, तो ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो केस सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं कि वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं, अगर एक छोटा वेरिएबल है उसी नाम का और उसी नाम का एक बड़ा वेरिएबल है तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, सेम मत समझना उसको। ओके, उसके बाद क्या कहता है द नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ो, कहता है वेरिएबल्स नेम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्या मतलब कि आपके आगे पूरा पढ़ो ना, एनी अदर प्रोग्रामर और एनी अदर पर्सन कुड अंडरस्टैंड इट ईजीली। समझो इस बात को कि कहता है कि आपके वेरिएबल का नाम जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब आपको पता लग सके कि आप क्या चीज़ स्टोर कर रहे हो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल में आप क्या चीज़ स्टोर कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अब देखो मुझे तो पता ना मैं इसके अंदर नाम स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल के नाम से पता लगना चाहिए कि मैं इसमें नाम स्टोर कर रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम शुड बी मीनिंगफुल। तो अगर मैं इसको नेम लिख दूँ तो वेरिएबल का नाम पढ़ते साथ ही मुझे पता लग जाएगा ना कि इसके अंदर नाम स्टोर है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे नहीं पता क्या स्टोर है, अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ नंबर स्टोर है तो भाई वेरिएबल का नाम पढ़ते साथ ही मुझे पता लग जाएगा कि इसके अंदर नंबर स्टोर है, ठीक है। तो बाकी के साथ भी आप लोग ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसके अंदर रियल नंबर स्टोर है, ठीक है, रियल नंबर, तो मुझे वेरिएबल का नाम पढ़ते साथ ही पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई रियल नंबर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपना रोल नंबर स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे, इंट रोल नंबर, ठीक है। तो मुझे वेरिएबल का नाम पढ़ने से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, रोल नंबर स्टोर है। ओके जी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, यूज वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस, केस सेंसिटिव और कैमल केस। अब ये क्या चीज़ है, कहता है अगर आपके पास वेरिएबल का नाम बड़ा है ना तो आपने हमेशा 2 चीज़ें यूज़ करनी है, या तो केस सेंसिटिव कैमल केस यूज़ कर लो या स्नेक केस यूज़ कर लो। अब स्नेक केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आपके पास वेरिएबल है इंट डेट, किसी की डेट ऑफ बर्थ, एक वेरिएबल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है 12 या कुछ भी, ये वेरिएबल आपके पास। अब मुझे तो पता लग रहा है क्या है, अब आप लोग चाहते हो यार मैं इसके अंदर ना स्पेस दे के लिखूँ, ठीक है, स्पेस दे के लिखूँ, तो यहाँ पे एक और रूल आता है, वो क्या कहता है, वेरिएबल नेम डज नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, मतलब इसके दरम्यान आप कभी भी स्पेस डाल के नहीं लिख सकते। इतना लंबा है आपके पास, अगर वेरिएबल का नाम है ना आप स्पेस डाल के उसके दरम्यान में नहीं लिख सकते, कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करता। ओके, उसके बाद मैं समझाता हूँ, उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, कन्वेंशन की तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल के नेम के दरमियान में नहीं लिख सकते। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखो, मैंने लिखा ना फॉर एग्जांपल दरमियान में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कौन से होते हैं आपके पास, यही होता है ना, डॉलर हो गया या कुछ एंड हो गया, तो इस केस में भी इसने नहीं चलना। ये रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना है, दरमियान में कोई भी आपने नहीं लगाना। और एक और है, वो क्या है कि आपके वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने, फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ ना तो ये नहीं होना, इसने चलना नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिखता हूँ तो उसने चलना नहीं। हाँ, अगर आप लोग बाद में नंबर लिख लो ना यहाँ पे तो चल जाएगा, ठीक है। पहले आपने वो नंबर नहीं लिखना, वो मैंने एक्स को डिलीट कर देना, इसलिए वो मतलब जो वेरिएबल आप हटा चुके होते हो ना, वो वेरिएबल अगर आप यूज़ करो ना तो वेरिएबल वो प्रोग्राम आपको एरर देता है, क्योंकि हमने एक्स को यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पे स्मॉल एक्स की बात कर रहा हूँ, वो उसको मैंने नंबर में चेंज कर दिया, इसलिए एरर आया था। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ है,
ओके जी। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ तो ये अलाउ नहीं करता हमारा कंपाइलर, ठीक है जी। हमारा कंपाइलर अलाउ नहीं करता कि आपने स्पेस दी है, कि स्पेसिस अलाउ नहीं है, ठीक है। आप ना स्पेस डाल सकते हो, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो। ये भी आपको मैंने ऑल द वेरिएबल्स नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है, और एन अंडरस्कोर, ये बताता हूँ क्या है। अब आते हैं स्नेक केस की तरफ। अगर आपके पास लंबा नाम है तो आप लोग दो चीज़ें यूज़ कर लो, कैमल केस या स्नेक केस। कैमल केस क्या है, स्नेक केस क्या है? अगर आपके पास लंबा नाम है, या आप क्या करो, जैसे ही पहला वर्ड ख़त्म हो उस नाम का, वेरिएबल का, उसके फ़ौरन बाद आप अंडरस्कोर लगा दो, ये वाला जो मैंने आपको बताया है F10 के नीचे, और जैसे ही अगला वर्ड ख़त्म हो उसके बाद आप दोबारा अंडरस्कोर लगा दो, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्नेक केस। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैमल केस। वो क्या होता है, वो क्या होता है, आपका जैसे ही पहला वर्ड ख़त्म हो रहा है, आपने हमेशा स्टार्ट करना है स्मॉल लेटर के साथ। जैसे ही वो वाला ख़त्म हो और अगले लेटर का पहला वर्ड स्टार्ट हो तो उसको आपने कैपिटल कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले डेट ख़त्म हुआ, फिर ऑफ शुरू हुआ, उसको मैंने कैपिटल कर दिया। इस तरह मैंने बर्थ को क्या कर दिया, बर्थ के बी को कैपिटल कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैमल केस। अब यहाँ पे देखो, अगर रियल है, रियल ख़त्म हुआ, इसका मैंने पहला वर्ड कैपिटल कर देना। अगर नहीं कैपिटल करना, मुझे स्पेस देनी है, तो मैं अंडरस्कोर लगा लूँगा, ठीक है। आप चाहो तो अंडरस्कोर शुरू में भी लगा सकते हो, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक है। चलना है, चल जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ आपको। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर आपने वेरिएबल्स बनाने हैं सेम टाइप के, एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, इन एक्स है, इन वाई है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, इंट ए, इंट बी, इंट सी। तो मुझे बार बार नहीं काम करना पड़ रहा यार, ठीक है। तो मैं बजाय इसके ये काम करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही मरतबा पर क्या लिखता हूँ, वो डेटा टाइप लिखता हूँ, फिर उसी टाइप के, मुझे पता लग गया मैंने इसी टाइप के सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे वो वेरिएबल्स यहाँ पे सारे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है, फिर कोमा लगा के बी, कोमा लगा के सी, कोमा लगा के डी, कोमा लगा के ई, कोमा लगा के एफ, ठीक है। तो ये पॉसिबल इस तरह है, ओके। इस तरह चल जाना है। तो उसमें क्या हो रहा था, हमारी चल तो वो भी जाएगा, उसमें क्या हो रहा था, हमें बार बार इंट लगाना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही टाइप के वेरिएबल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बाद में आप इसको कोई वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, ये लो, कोई वैल्यू आप बाद में इसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल इजी, बहुत ईजी स्टेप था। और आप उसी टाइम पे भी इसको कोई वैल्यू दे सकते हो। ए को दी वैल्यू, फिर कोमा लगा के, फिर बी को इक्वल टू लगा के मैंने कोई वैल्यू दे दी, इसी तरह सी को इक्वल टू लगा के मैंने कोई वैल्यू दे दी, तो वो भी पॉसिबल है। आगे आप वैल्यू दो या ना दो, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। डिक्लेरेशन बोलते हैं कि आपने डेटा टाइप लिखी और वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दिया, वेरिएबल नेम लिख दिया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। और एक होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। वो क्या होता है, आपने वेरिएबल का नाम लिखा, डिक्लेयर किया वेरिएबल, ठीक है, उसी टाइम पे आपने इसको कोई वैल्यू दे दी, उसी टाइम पे वेरिएबल डिक्लेयर करते साथ ही इक्वल टू लगा के आपने इसको वैल्यू दे दी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या होता है, जस्ट आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दिया। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, तो उसको मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सा केस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, कैमल केस या स्नेक केस, ठीक है, ओके जी। और असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट होता है कि आपने पहले वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया हुआ है, उसको आप बाद में जाके कोई नाम, कोई वैल्यू दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। कि वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है, उसको हमने बाद में कोई वैल्यू दी है, उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके पास और प्रेसिडेंट ऑपरेटर्स हैं, बस उसके बाद आपका लेक्चर खत्म है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, और आपके पास यही होते हैं। और एक और होता है मॉडुलस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम इसको कैसे करते हैं, एग्जाम्पल मैंने दो नंबर को ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे 12 जमा 2, सिंपल है यार, इसने 14 प्रिंट कर देना मुझे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस तरह मेरे पास सी आउट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है,
12 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। इसी तरह मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना प्लस करना है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कोई वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर करके उनको मल्टीप्लाई या ऐड करना है ना, तो वो मैं भी कर सकता हूँ। सी आउट ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड डेल। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए में क्या है 12, बी में क्या है 23, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 276 आ गया। ठीक है, ये आपने पढ़े हुए हैं, ये आपने ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। अब एक और हमारे पास होता है, वो है मॉडुलस ऑपरेटर। अब इसको समझाता हूँ आपको मैं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है। मॉडुलस ऑपरेटर आपको देता है रिमाइंडर देता है। क्या देता है? रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपने लिखा ना, ये भी देखो, आप लिखना है ए मॉडुलो बी। अगर ए में 12 पड़ा है तो 12 यहाँ पे आएगा, बी में 2 पड़ा है तो 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर हमने 2 को बाहर लिखना है और 12 को अंदर लिखना है। अब 2 6 12 होता है ना। ठीक है, अब जो बाकी की वैल्यू बचेगी ना, उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर कहाँ पे आ जाएगा, आपको आउटपुट में ये 0 दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये आपको आउटपुट में क्या दिखा देगा, 0 दिखा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 होता, अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आउटपुट में आपको ये 2 दिखा रहा है। 2 कैसे आया, चलो देखते हैं। ये देखो मेरे पास यहाँ पे अब क्या है, अब क्या मेरे पास यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब 5 है तो मुझे 5 2 10 होता है ना, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मेरे पास ये 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया, जो ये बचेगा ना वही आपको आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, इसलिए आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, अब कुछ इसकी प्रेसिडेंस होती है, बाकी मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, जो ये मैंने आपको यहाँ पे जो लिखा था मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके कुछ प्रेसिडेंस होती है, आपने पढ़ा होगा डेमास रूल। सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट्स वाले वैल्यूज़ को सॉल्व होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज सॉल्व होती हैं, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस होती हैं, उसके बाद आपके पास प्लस या माइनस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी कुछ एक्सप्रेशन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस 23 डिवाइडेड बाय 4, और फिर आपके पास एग्जांपल है जी -2। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 4 -2। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा। एक और चीज़, आपने हमेशा हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन लगाना। ठीक है, अदरवाइज आपका एरर है, अगर सेमीकोलन लगाया तो एरर दे देगा। ठीक है, सेमीकोलन मस्ट है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, 25 कैसे आया। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है ना एक्सप्रेशन वो सॉल्व होगी। ठीक है, वो सॉल्व होने के बाद आपके पास फिर उसको क्या करेंगे आप लोग, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट वाली होंगी, उसके बाद क्या कहता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलो होगा। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले लिखा हुआ है, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर डिवीजन हो जाएगा। तो डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद प्लस या माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, 24 आया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आया 24, उसके बाद ये प्लस 12 वैसे ही आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखो, इसके बाद ये दोनों चीज़ें हुई हैं। ठीक है, प्रेसिडेंस चल रहा है। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस, फिर लास्ट पे प्लस या माइनस। लास्ट पे यहाँ पे क्या हुआ है, 12 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4, तो वहाँ पे क्या आया 3 आ गया। ठीक है, 24 प्लस 3 आ गया। ओके, इतना आ गया। अब 3 यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया और यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, वो सिंपल ऐसे चलेगा, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, -2 भी है यहाँ पे। ठीक है, 27 हो गया, 27 - 2 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये आया। आप इसी तरह आप इनको वेरिएबल्स में स्टोर करके भी आउटपुट में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको आपका सारा मतलब
जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर को लेके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, आपके जो ऑपरेटर्स हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। फिर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है और ऑपरेटर्स को किस तरह हम यूज़ करते होते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।